हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एचएम कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे छात्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे और इसे आप सभी लोग इन प्रश्नों को ट्रिक भी करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप सभी लोगों ने कितना प्रश्न सही किया। ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएसआई परीक्षा से लेकर के यूपी टेट परीक्षाओं तक, जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए या आरओ के लिए, इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ज्योग्राफी के। और ये जो प्रश्न है, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसकी एक वीडियो है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि पीडीएफ पाने के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। मैं लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक से आप सभी लोग जुड़ जाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो मिल जाए। दूसरी चीज़ कि बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आइए आज के पहले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आप सभी लोग उत्तर देंगे, स्लाइड में देखेंगे आप सभी लोग। पहला प्रश्न है कि एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है। देखिए, प्रश्न है आपका कि एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, और इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है इसमें 2 मिनट, हाँ 2 मिनट है। ऑप्शन नंबर ए एक दिया है आपका 2 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी है 24 घंटा। ऑप्शन नंबर बी है आपका 24 घंटा हो जाएगा। और सी है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 4 मिनट है। और डी कह रहा है, डी आप देखेंगे, डी है आपका 5 मिनट। स्लाइड में भी देखें, मैं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, ऑप्शन नंबर ए है आपका 2 मिनट, बी है आपका 24 घंटा, सी है आपका 4 मिनट और डी है आपका 5 मिनट। इसमें क्या सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है। तो 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी जो है 4 मिनट का समय लेती है। यह ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 4 मिनट का समय कैसे लेती है पृथ्वी? तो हर 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी जो है 4 मिनट का समय लेती है। मैं यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है। ये मैं पढ़ा दिया हूँ, टॉपिक जाकर के आप लोग देख सकते हैं। 360 डिग्री पृथ्वी घूम लेती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 360 बटे 24 करेंगे तो ये 15 से कट जाएगा आपका, और कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। ठीक है, जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि आखिर जो है 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है। तो इसको आप लोग 60 मिनट कर लें, मिनट में चेंज करेंगे इसको, और ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री हो जाएगा। तो चेंज करेंगे, अगर डिग्री निकालेंगे तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 60 बटा 15। कितना हो जाएगा? 60 बटा 15 हो जाएगा। और यहाँ से इसको जब काटेंगे आप तो 15 चौको 60, यानी कि 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। ये पॉइंट आपका सही हो गया, इसे नोट कर लेंगे। और इन सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे और ये कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना प्रश्न सही किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप इन प्रश्नों को नोट भी कर लेंगे और ट्रिक भी करेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। प्रश्न है आपका कि प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। स्लाइड में देखेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन इसमें है आपका। और इसमें देख लेंगे, हाँ सही है कि प्रधान याम्योत्तर किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर को, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0 डिग्री देशांतर को। और बी क्या कह रहा है आपका? बी कह रहा है हाँ, बी है आपका 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को। और ऑप्शन नंबर सी है आपका कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर को। सी है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और डी है आपका 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को। आप बताएंगे कि इसमें कौन सा सही होगा, इसको आपको ट्रिक करके बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न कह रहा है कि प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। प्रधान याम्योत्तर या प्रधान देशांतर रेखा हम किसे कहते हैं, ये प्रश्न कह रहा है आपका। तो इन चारों में आप ट्रिक करके बताएं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। स्लाइड पे देख सकते हैं आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। यानी कि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच जीएमटी से होकर के गुजरती है, उससे ही हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। और इसे हम लोग विश्व मानक समय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
विश्व मानक समय रेखा भी हम लोग इसको कहते हैं। 0 डिग्री को हम लोग प्रधान याम्योत्तर कहते हैं, विश्व मानक समय रेखा कहते हैं। और यहीं से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। यह कहाँ से गुजरती है? तो GMT ग्रीनविच शहर से गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे हम लोग बोलते हैं, और ये लंदन से होकर के गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं, और अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न को आप सभी लोग बताएंगे कि अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। स्लाइड में आप लोग देखें कि अधिकांश देश जो है अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। कैसे सुनिश्चित करते हैं? ऑप्शन में है देश की देशांतर रेखा से, ऑप्शन नंबर बी है आपका देश की अक्षांश रेखा से, और ऑप्शन नंबर सी है आपका देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपर्युक्त सभी से। तो इसमें क्या सही होगा आप लोग बताइए, टिक करिए क्या इसमें सही होगा। हाँ चलिए मैं बता देता हूँ इसको। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी एक है कि देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से, यानी कि देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से, यानी कि जो देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा है उसी से जो है, हाँ उसी से सही है उत्तर। देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से जो है ये सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर सी देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कि किसी भी देश की जो स्थानीय सीमा का निर्धारण होता है वो ऐसी देशांतर रेखा से होता है जो उस देश के मध्य से होकर क्या करती है, गुजरती है, ठीक है ना। उसी देशांतर रेखा से हम लोग उस देश के समय का निर्धारण करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर ए है आपका 0 डिग्री देशांतर। ऑप्शन बी इसमें दिया है स्लाइड में 23.5 डिग्री अक्षांश दिया है, 23.5 डिग्री अक्षांश दिया है, और ऑप्शन नंबर सी एक है 0 डिग्री अक्षांश, और ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया है 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। चलिए ट्रिक करें आप सभी लोग, जल्दी से जल्दी बताएं कि कौन सा इसमें उत्तर सही होगा आपका। प्रश्न एक बार और सुन लें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है, यानी कि हम लोग किसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानते हैं। देखिए मैं बता दूं एक बार इसको, इस 0 डिग्री को आपने क्या माना? प्रधान याम्योत्तर या प्रधान देशांतर रेखा इसको कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर। ये 23.5 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं क्या? कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं हम सभी लोग, ठीक है ना। ये 0 डिग्री आपका विषुवत रेखा है। 0 डिग्री क्या है? विषुवत रेखा है ये 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। नोट करते हैं आप सभी लोग। और इस 180 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सही उत्तर है आप सभी लोगों का 180 डिग्री देशांतर यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नोट कर लें आप सभी लोग, प्रश्न स्लाइड में है, आप सभी लोग नोट करते चले इसको। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना सही किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है।
प्रश्न है वही, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के माध्यम से अनुसरण करती है। इसमें भी वही ऑप्शन दिए हुए हैं आपका। ऑप्शन नंबर ए है 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का, ऑप्शन सी कह रहा है कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का, और ऑप्शन डी कह रहा है 0 डिग्री देशांतर का। तो वही पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसका अनुसरण करती है, तो 180 डिग्री देशांतर का। 180 डिग्री देशांतर का क्या करती है, ये अनुसरण करती है। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करती है तो उसकी तारीख, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, आप सभी लोग स्लाइड में देखें। प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है कि जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब से पश्चिम पार करता है, पूरब से पश्चिम पार करता है, ध्यान देंगे आप सभी लोग कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब, सॉरी यानी कि पश्चिम से पूरब, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है पश्चिम से पूरब कोई पार करता है 180 डिग्री को, जब पश्चिम से पूरब यानी कि ये पश्चिम है और इधर पूरब की तरफ जब कोई पार करता है तो उसकी तारीख, यानी कि तब उसकी तारीख में क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 दिन बढ़ जाती है, 1 दिन बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी है आपका कि 1 दिन घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी है आधा दिन बढ़ जाती है, और ऑप्शन नंबर डी है कि आधा दिन घट जाती है। तो ध्यान दें आप सभी लोग कि जब ये पश्चिम से पूर्व कोई जाएगा तो ध्यान दें पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर 1 दिन कम हो जाता है। कभी भी पश्चिम से जब पूरब की तरफ आप बढ़ेंगे 180 डिग्री से तो एक दिन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जब आप इधर से घूम करके आएंगे, इधर से जैसे ही पश्चिम से ऐसे घूम करके आप आएंगे तो 1 दिन क्या होगा, 1 दिन कम हो जाएगा। हाँ, 1 दिन घट जाता है, सही है आपका, 1 दिन घट जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और जब कभी भी आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे ना तो 1 दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, 1 दिन बढ़ जाएगा, और पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे तो 1 दिन घट जाएगा। ऐसे देखें आप सभी लोग, यह 0 डिग्री देशांतर है और इसी के ठीक सहारे उधर 180 डिग्री देशांतर खींची गई है। तो 0 डिग्री से आप इधर की ओर बढ़ते हैं, इस पूरब की ओर, तो समय बढ़ता है, और इधर की तरफ बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, घटता है। अब मान लीजिए कि आप उस साइड है और उधर से आप जब घूमते हुए इधर आएंगे तो क्या होगा, 1 दिन आपका घटेगा। लेकिन अगर इधर से जब आप बढ़ेंगे तो 1 दिन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पूरब से जाने में बढ़ता है और पश्चिम से जाने में क्या होगा, घटता है। तो यह प्रश्न भी वही कह रहा है कि जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करती है, यानी पश्चिम की तरफ से आएगी तो 1 दिन क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, हाँ, और पूरब से जब कभी आप जाएंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, सही है आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 दिन घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही करें आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ, अक्षांश और देशांतर हम पढ़ा दिए हैं, जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं वहां से। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है। देखिए प्रश्न आप देखेंगे कि कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है। इसमें ऑप्शन ए दिया है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप दिया है, आप सभी लोग देख सकते हैं। बी क्या है, यहाँ पर बी दिया है, हाँ, कुक द्वीप दिया है, कुक द्वीप, कुक द्वीप दिया है। सी दिया है आपका सांता क्रूज द्वीप, सांता क्रूज द्वीप, ऑप्शन में देखेंगे आप सभी लोग। और डी दिया है आपका फिजी द्वीप, फिजी द्वीप। चलिए बताएंगे आप सभी लोग इसमें कौन सा सही होगा, ट्रिक करके बताएंगे। चलिए इसमें दिया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका, फिजी द्वीप यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, फिजी द्वीप।
हाँ सही है, फिजी द्वीप यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका आज का कि किसे आर्कटिक द्वीप कहा जाता है, किसे आर्कटिक द्वीप कहा जाता है। प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि किसे आर्कटिक द्वीप कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिया है, और ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ऑप्शन नंबर सी है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और डी है उत्तर में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तर केवल लिख दिया है इसमें। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन सही क्या होगा। इसमें आर्कटिक वृत्त को पूछ रहा है कि आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, तो इसमें जो सही होगा ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप सभी लोग, एक चीज यहाँ पर देख लेंगे, ग्लोब में मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 0 डिग्री है जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ 66.5 डिग्री है आपका, और इधर 66.5 डिग्री है आपका। इसे हम लोग दक्षिणी 66.5 डिग्री बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ध्यान दें, इसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, नोट कर लेंगे। इसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, ये वाला, और इसे हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसको। ठीक है, और बीच में 23.5 डिग्री है, उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर जो 23.5 डिग्री है इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और यहाँ पर 23.5 डिग्री है जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ये सब पढ़ा दिए हैं, आप जा करके वहाँ वीडियो में समझ सकते हैं। तो जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और कमेंट आप लोग करके बताएं कि कितना प्रश्न आप लोगों ने सही कर लिया। अगला प्रश्न है, हाँ प्रश्न है कि किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मंगल, ऑप्शन नंबर बी दिया है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी है आपका बुध, और ऑप्शन नंबर डी दिया है शनि। यानी कि किस ग्रह पे लाल धब्बा पाया जाता है। बहुत टेक्निकल प्रश्न है, बात ध्यान देंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा आपका। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, सी है बुध, और डी है आपका शनि। बताइए सभी लोग क्या ऑप्शन यहाँ सही होगा। चलिए जो यहाँ सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बृहस्पति यहाँ पे सही होना चाहिए आपका। ठीक है ना, हाँ बी आपका यहाँ पे सही होगा, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना, यानी कि बृहस्पति सही होगा। ध्यान दीजिए, यह बृहस्पति पर ये जो लाल धब्बा है ना, यह एक तूफान है। ऐसा समझिए कि क्या है, यह एक तूफान है। हाँ सही, यह लाल धब्बा जो है बृहस्पति पर एक निरंतर चलने वाला प्रति चक्रवाती तूफान, इसको हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रति चक्रवाती तूफान। निरंतर चलने वाला, निरंतर चलने वाला प्रति चक्रवाती तूफान, यानी कि प्रति चक्रवाती तूफान है यह बृहस्पति पे चलने वाला। इसको यहाँ पे मंगल ग्रह आप लोग ट्रिक नहीं करेंगे। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ पर ये सही नहीं होगा, बृहस्पति सही होगा आपका। ठीक है ना, जो लाल धब्बा दिखाई देता है बृहस्पति पे दिखाई देता है। ठीक है, हाँ सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है। आप स्लाइड में प्रश्न को देखें कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी दिया है बृहस्पति, और ऑप्शन डी दिया है बुध। कौन सा इसमें सही होगा।
किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए शुक्र यहाँ पर सही हो जाएगा। शुक्र को जो है ये पृथ्वी का जुड़वा तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा तारा कहते हैं। हाँ, ध्यान दें, इस शुक्र को जो है ये जुड़वा तारा कहा जाता है पृथ्वी का, और इसी को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी इसी को कहा जाता है, और इसे ही भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा या साँझ का तारा। भोर का तारा और साँझ का तारा इसी को कहा जाता है, साँझ का तारा। ये सारी बातें शुक्र की ही है आपका। पृथ्वी की भगनी हो, बहन हो, जुड़वा तारा हो, या भोर का तारा, साँझ का तारा, इसे ही कहते हैं। और ये शाम के समय जो है पश्चिम दिशा में दिखता है, पश्चिम दिशा में, और भोर के समय जो है, भोर में यह पूर्व दिशा में दिखता है। भोर में यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसे नोट कर लें आप सभी लोग, इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इन सभी पॉइंट्स को आप सभी लोग नोट करते चलें। साँझ के समय यह पश्चिम में दिखाई देता है और भोर में यह पूरब में दिखाई देता है, ठीक है। और इसे ही पृथ्वी का जुड़वा तारा भी कहा जाता है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? प्रश्न आप लोग देखें, फटाफट उत्तर दें कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह में है, बाह्य ग्रहों की श्रेणी में है। यह भी मैं पढ़ा दिया हूँ सौरमंडल के टॉपिक पे, आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है शुक्र, ऑप्शन बी दिया है मंगल, ऑप्शन सी दिया है यूरेनस, ऑप्शन डी दिया है पृथ्वी। चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह बाह्य ग्रह है। इसमें ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी दिया है मंगल, ऑप्शन सी दिया है यूरेनस, और ऑप्शन डी दिया है पृथ्वी। आपको बताना है कि कौन सा इसमें बाह्य ग्रह में है। चलिए ठीक है ना, देखेंगे आप सभी लोग। स्लाइड में देखिए प्रश्न को, और आइए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 8 ग्रहों के बारे में थोड़ी सी बातें। देखिए, पहले नंबर की बात करेंगे तो बुध होता है, दूसरे पर बात करेंगे तो शुक्र होता है, इसके बाद पृथ्वी होती है, और इसके बाद होता है आपका मंगल, और इसके बाद होता है आपका बृहस्पति, इसके बाद है बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति के ठीक बाद कौन सा होता है? शनि, और इसके बाद है अरुण, और फिर है वरुण। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे आप सभी लोग। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ग्रह हैं। ध्यान देना, ये शुरू के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये जो 4 हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। ये 4 आंतरिक और ये 4 बाह्य ग्रह। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है। अब मिलाइए आप सभी लोग कि इनमें से कौन सा मिल रहा है, इनमें से कौन सा मिल रहा है। शुक्र, मंगल, पृथ्वी। शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये तीनों कौन से ग्रह हो गए? ये तीनों आंतरिक हो गए। तो कौन सा बचा? यूरेनस, अर्थात अरुण के बारे में बोल रहा है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यूरेनस। यूरेनस यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही करिए आप सभी लोग। चलिए, हाँ सही है। और इससे आप नोट कर लें कि आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से हैं और ये बाह्य ग्रहों में कौन कौन से हैं। तो आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपका कि जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं। देखिए, अब ये पूछ रहा है किस ग्रह के ये उपग्रह हैं। इसमें दिया है जेनस, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है बृहस्पति, बी दिया है वरुण, और सी दिया है आपका शनि, और डी दिया है मंगल। चलिए बताएं आप सभी लोग, इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, इसमें देखिए एक ग्रह है टाइटन, जिसको सभी लोग जानते हैं, और ये तीनों को पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि।
शनि क्या होगा, सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है शनि का। और एक चीज और जान लीजिए कि इसका एक उपग्रह और है जिसे हम लोग कहते हैं फोबे। ये फोबे एक ऐसा उपग्रह है शनि का जो शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में इसका चक्कर करता है, ठीक है। इसलिए इसको भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि शनि का वह कौन सा उपग्रह है जो शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में उसका चक्कर करता है। तो ये फोबो है, अरे फोबे है आपका। और टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है। और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा अगर उपग्रह पूछे तो गैनीमीड हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, गैनीमीड। ये अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये किसका है तो ये बृहस्पति का है। किसका है, बृहस्पति का है सबसे बड़ा उपग्रह। और सबसे छोटे उपग्रह की बात करता है, अगर सबसे छोटे उपग्रह की पूछे, छोटा उपग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है तो ये हो जाएगा आपका डिमोस हो जाएगा। कौन सा, डिमोस। और डिमोस किसका उपग्रह है तो सभी लोग जानते हैं ये मंगल का उपग्रह है, ठीक है ना। डिमोस किसका है, मंगल का है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा है, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल के। इसे आप सभी लोग नोट कर लेंगे और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने कितना प्रश्न सही किया। दूसरी चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे क्योंकि और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोगों से कुछ और भी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।